Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So without wasting any time, let's see what is in the news. दिस फर्स्ट आर्टिकल इज़ कंटिन्यूस इन द न्यूज़, जहां बात की जा रही है शांति निकेतन को प्रपोज कर दिया गया है कि वो बनेगा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट। चलिए समझ लेते हैं इस आर्टिकल को डिटेल में। देखिए, शांति निकेतन जिसे घर बोला जाता है, इट इज़ अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ द नोबेल लॉरिएट श्री रविन्द्रनाथ टैगोर। इसको रिकमेंडेशन दे दिया गया है कि इसका जो इंक्लूजन होगा वो आपको देखने मिलेगा रिसेंटली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। अब देखिए, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में ये बना हुआ है, जो कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था उसका ही ये पार्ट हमें देखने मिलता है। इसका जो रिकमेंडेशन है ये दिया गया है बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड द साइट, जिसे हम बोलते हैं ICOMOS। ओके, सो ये आपको सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि रिकमेंडेशन अगर किसी भी साइट को हेरिटेज लिस्ट का पार्ट बनाने के लिए दिया जा रहा है तो ये किसके थ्रू जाता है। तो ये जो रिकमेंडेशन है ये देगी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट, जो कि एक एडवाइजरी बॉडी है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर का। इसने ही यहाँ पर क्या किया है, इंडिया का ये जो मूव है, इंडिया का ये जो प्रपोज़ल है, इसको रखा है यूनेस्को के सामने। आईकोमॉस की बात करें तो ये एक डेडिकेटेड बॉडी है जो कि पूरी तरीके से काम करती है कंजर्वेशन और एनहांसमेंट के लिए, ग्लोबल आर्किटेक्चर, लैंडस्केप, हेरिटेज साइट के लिए। अब देखिए, इस जो शांति निकेतन है इसको इंक्लूड करने की बात लगातार चल रही थी, लेकिन 9th में जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर की 162nd बर्थ एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट किया है, उसके बाद इस तरीके के चांसेस ज़्यादा नज़र आने लगे हैं कि ये जो प्रपोज़ल है, जो इंडिया का जो मैंडेट है, ये हमें बहुत आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए, अगर शांति निकेतन सिलेक्ट हो जाता है तो ये सेकेंड कल्चरल सिंबल हो जाएगा वेस्ट बंगाल का, जो कि यूनेस्को की लिस्ट का पार्ट बनेगा। जैसा आप सभी को याद होगा कि 2021 की अगर हम बात करें तो यूनेस्को हैड ऑलरेडी इंक्लूडेड, रिमेंबर व्हाट, द दुर्गा पूजा, जो कोलकाता की दुर्गा पूजा होती है, उसको कल्चरल हेरिटेज की इंटेंजिबल साइट का पार्ट ऑलरेडी यूनेस्को ने यहाँ पर बनाया हुआ है। ऑलराइट, तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए थोड़ा सा शांति निकेतन के बारे में और डिटेल में समझ लेते हैं। आपको याद होगा जब हम विश्व भारती यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इसको इस्टेब्लिश किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1921 में। इसी के साथ ये बन जाएगी वर्ल्ड की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। ध्यान से समझिए, जब नॉर्मली हम हेरिटेज टैग देने की बात करते हैं तो यूजुअली ये ऐसे मॉन्यूमेंट्स को दिया जाता है जो कि डेड हो चुके हैं। लाइक एक समय ऐसा था जो कि जब ये सर्वाइव कर रहे होते थे, बट आज इनका कोई यूज़ आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। बट विद दिस विश्व भारती यूनिवर्सिटी विल बिकेम द फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। अब देखिए, अगर हम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें या ऐसे कोई एग्जाम्पल हैं क्या विश्व भारती यूनिवर्सिटीज़ के अलावा, तो आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेंगे जिनको इस तरीके के यूनेस्को के प्रोग्राम्स में इंक्लूड किया जा चुका है। अब देखिए, जब तक इंडिपेंडेंस नहीं मिल गई थी तब तक इट वाज अ कॉलेज, लेकिन इंडिपेंडेंस के तत्काल बाद ही आप देखेंगे कि ये जो इंस्टीट्यूशन था इसको स्टेटस दे दिया जाएगा। किस चीज़ का? 1951 की हम बात कर रहे हैं। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा यहाँ पर इसको दे दिया जाएगा बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो देखिए, इसके ओरिजिनेशन को हम देख सकते हैं 1863 के पीरियड से, जब देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक ट्रैक्ट ऑफ लैंड जो था, जो ज़मींदार थे रायपुर के और किरणहार के, वहाँ से इन्होंने इसको लिया था। एंड देन ही सेट अप एन आश्रम देयर, और इसको ही यहाँ पर धीरे धीरे चैतम तला या फिर हार्ट ऑफ द टाउन के नाम से जाने लगा। ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड, ये जो आश्रम था ये इनिशियली ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से जाने लगा और लेटर ऑन इसको ब्रह्मचर्य विद्यालय के नाम से भी जाना जाने लगा। इसके बाद ही आपको एक इस्टेब्लिशमेंट देखने मिलेगा, 1901 का एक पीरियड आएगा जहाँ पर जो इनके यंगेस्ट सन
मतलब हम बात कर रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की, ये आएंगे और एक को एजुकेशनल सिस्टम इसी प्रेमाइसिस के अंदर इस्टेब्लिश कर देंगे, इसी आश्रम के अंदर इस्टेब्लिश कर देंगे, जो कि आपका बाद में जाने लगेगा विश्व भारती शांति निकेतन। अब देखिए इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों शांति निकेतन को इतना प्रमोट किया जा रहा है। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर का जो बिलीफ था, ये बोलते थे कि जो एजुकेशन है ये एक ओपन एयर प्रेमाइसिस में होनी चाहिए, ठीक है, मतलब देयर शुड बी नो वॉल्स अराउंड। जो टीचिंग है वो किसी चार दीवारी के बीच में नहीं हो सकती, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर का बिलीफ था जो वॉल्स हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं कहीं ना कहीं एक कंडीशनिंग माइंडसेट को, एक रिस्ट्रिक्शन ऑफ द माइंड। सो ही डिड नॉट हैव अ गुड ओपिनियन अबाउट द वेस्टर्न method of education that was introduced earlier back then by the Britishers in India. Rather, जो टैगोर के ओपिनियन थे वो कहीं ना कहीं गांधी जी के ओपिनियन से मैच हुआ करते थे कि जो एजुकेशन होनी चाहिए वो ऑक्यूपेशनल होनी चाहिए, ओके और इसी की वजह से एक नया लर्निंग सिस्टम निकल के बाहर आएगा जिसको हम बोलेंगे विश्व भारती, जो अलाउ करता था अपने स्टूडेंट को कि वो कंटिन्यू करें अपने कोर्सेज को टिल द स्टूडेंट एंड हिज टीचर्स बोथ आर सेटिस्फाइड। सो देयर इज़ नो टाइम लिमिट लाइक ओके यू आर डूइंग पर्टिकुलर डिग्री एंड यू हैव टू फिनिश दैट डिग्री इन जस्ट 4 years। सो बेसिकली विश्व भारती ने किया क्या, जो स्टूडेंट्स को कोर्स की डिमांड है, जब तक एक स्टूडेंट और टीचर दोनों यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे तब तक इस तरीके के जो कोर्सेज हैं इन्हें कंटिन्यू किया जाएगा। अब आई गेस आपको इतने के बाद समझ आ चुका होगा कि वाई द शांति निकेतन इज प्रपोज टू बी दी वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ द यूनेस्को। ओके चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ओके सो यहाँ पर बात की जा रही है स्लज ट्रीटमेंट की। देखिए पहली बार अपने आप में ऐसा एक कॉन्सेप्ट देखने मिल रहा है जहाँ पर स्लज कि ऐसे पोटेंशियल ऐसा लगाया जा रहा है कि इसका यूज़ जो है वो फर्टिलाइज़र के रूप में किया जा सकता है आफ्टर इट्स प्रॉपर ट्रीटमेंट। देखिए अपने आप में एक पहला तरीके का इनिशिएटिव है जिसमें देखा जा रहा है कि जो सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट्स हैं या सीवेज ट्रीटमेंट जो प्लांट्स हैं जिन्हें सेटअप किया गया था ऑन दी पॉल्यूटेंट वाटर जो कि गंगा रिवर से आ रहा है, उसमें देखा गया है कि उसकी बहुत हाई पोटेंशियल है कि उसका इस्तेमाल जो है वो आगे आने वाले समय में एज ए फर्टिलाइज़र्स यहाँ पर यूज़ किया जा सकेगा। बट ये फर्टिलाइज़र में यूज़ करने के पहले देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, लाइक इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड आफ्टर दैट इसके जो यूज़ हैं वो ब्रिक्स बनाने में या दूसरी चीज़ों में एज ए फर्टिलाइज़र्स यहाँ पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब देखिए जब नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, यहाँ पर डिसाइड किया गया था कि अर्थ गंगा के बारे में बात की जा रही थी। बेसिकली अर्थ गंगा अगर हमें याद है तो वो स्टैंड करता है इकोनॉमिक वैल्यू फ्रॉम गंगा, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं चाहे हम गंगा के वेस्ट की बात कर लें या हम गंगा के वाटर की बात कर लें, सारी चीज़ों का इस तरीके से मैनेजमेंट करना है कि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू यहाँ पर निकाली जा सके, बिकॉज ईच एंड एवरी सिंगल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दी गंगा इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और उसी के तहत ये जो वाटर है जो यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट सेटअप किए गए थे, इन पर एक स्टडी की गई बाय दी IIT रुड़की, जिन्होंने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे जो मोस्टली जो जितना स्लज हमें देखने के लिए मिला है वो कैटेगरी 2 का है। कैटेगरी 2 यानी हम उसे क्लास B का स्लज बोल सकते हैं। अब सबसे पहले ये चीज़ समझने के पहले कि कैटेगरी A क्या होती है, कैटेगरी B क्या होती है, इसके पहले भी जानना एक चीज़ ज़रूरी है कि आखिर स्लज होता क्या है। देखिए यूजुअली जब हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात करते हैं तो जो वेस्ट वाटर है ये पास होता है कुछ स्क्रीन से और उसके बाद इसको अलाउ किया जाता है कि ये थोड़ी देर के लिए जाके बिना किसी भी मोशन के इन तरीके के ये जो टैंक्स आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर सेटल हो जाए। और कुछ सेमी सॉलिड जैसे फेसेस जो जितनी भी जो हैवी मटेरियल है, जो सेमी सॉलिड मटेरियल्स है, वो यहाँ पर सेटल होके ग्रेजुअली वाटर के बेस में यहाँ पर जमा हो जाते हैं। इसी को हम स्लज बोलते हैं। अब बाद में होता क्या है, दिस स्लज बेसिकली इज रिमूविंग यूजिंग अ स्कमर या फिर इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसी दूसरे टैंक में जहाँ पर इनको डिकम्पोज किया जाता है एनॉर्बिक बैक्टीरिया को मिलाकर, और उसी से आप देखेंगे बायोगैस जैसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी यहाँ पर बनाई जाती हैं। ये वही बायोगैस है जिसमें आप देखेंगे लो कॉस्ट फ्यूल होता है,
कुकिंग पर्पसेस के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी हमें कम देखने के लिए मिलता है। सो फर्स्ट थिंग आपको यहाँ पर स्लज क्या होता है ये क्लियर हो चुका होगा। अब अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अकॉर्डिंग बात करें तो बेसिकली स्लज हमें दो प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं। इनको यूजुअली क्लासिफाई किया गया है क्लास ए और क्लास बी में। देखिए ऐसे स्लज जो कि ह्यूमन कांटेक्ट में अगर आ रहे हैं और वो सेफ़ हैं, तब हम उन्हें क्लास ए की कैटेगरी में डालते हैं। दे आर यूज़फुल, मतलब उन्हें एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के फॉर्म में यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर हम वहीं क्लास बी स्लजेस की यहाँ पर बात करें तो इनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है इस तरीके से कि इसका कोई भी एप्लीकेशन किसी भी ईडेबल क्रॉप्स की अगर हम बात कर लें या कोई भी एग्रीकल्चर एप्लीकेशन है उसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। नॉट इवन कि इसको इस स्लज को सॉइल के साथ मिक्स किया जाए। ओके, क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक होता है और ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब जो आईआईटी रुड़की ने यहाँ पर स्टडी की है उसके हिसाब से पता चला है ये जो स्लज हमें यहाँ पर देखने मिला है गंगा से, ये क्लास बी कैटेगरी का है, जहाँ पर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के जो लेवल हैं वो आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, जो कि रिकमेंडेड होते हैं इंडियन फर्टिलाइज़र स्टैंडर्ड के द्वारा। हाउएवर जो पोटेशियम के लेवल हैं कुछ सैंपल्स ऐसे देखे गए हैं जो कि आपको नॉर्मल देखने के लिए मिलेंगे। सो एक टोटल अगर हम ऑर्गेनिक कार्बन की बात करें तो दैट वाज मोर देन 16% हेयर। ओके, मोर देन 16% का मतलब आप क्या समझ सकते हैं, ये हायर है एफसीओ की रिकमेंडेशन से भी ज़्यादा। दैट मीन्स यहाँ पर अभी इसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता है और उसके बाद ही इसे अर्थ गंगा प्रोजेक्ट के तहत इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा एज ए फर्टिलाइज़र्स या फिर ब्रिक्स बनाने के लिए या किसी भी दूसरे पर्पजेस के लिए। ओके, चलिए लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल, जहाँ पर बात की जा रही है इंडिया के पोखरण 2 टेस्ट के बारे में। ठीक है, यानी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उस टाइम फ्रेम के बारे में जब इंडिया एक न्यूक्लियर पावर के रूप में इमर्ज कर आया। देखिए आज से 25 ईयर्स अगो मई 11 और मई 13 1998 वो पीरियड था जब इंडिया एक सेल्फ इस्टीम को लेकर बाहर निकला। इंडिया इस पॉइंट पर आकर निकल आया कि येस, when everyone else is using nuclear energy for their development, why India cannot use it। देखिए अभी तक आपको पता है इंडिया 2 बार इस तरीके की न्यूक्लियर टेस्ट यहाँ पर कर चुका है। अब देखिए जब हम इस टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इंडिया ने अपना जो पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था दैट वाज इन 1974। ठीक है, ये हम उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जब सरकार थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की। दैट टाइम द प्राइम मिनिस्टर वाज द इंदिरा गांधी। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट टेस्ट की बात करी दैट वाज 1998, जिस पर आपने बहुत सारी मूवीज़ भी देखी होंगी। दैट वाज द टाइम आवर प्राइम मिनिस्टर वाज श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने इस टेस्ट को कंडक्ट कराने के बाद बहुत क्लियरली बोल दिया था दैट आवर इंटेंशंस वर आर एंड विल ऑलवेज बी पीसफुल, बट वी डू नॉट वांट टू कवर आवर एक्शन विद अ वेल ऑफ नीडलेस एम्बिगिटी एंड इंडिया इज़ नाउ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। अगर हम इंडिया के टेस्ट पीरियड की बात करें तो 1974 का वो टाइम फ्रेम है जब इंडिया ने पहली बार ऑपरेशन बुद्धा को यहाँ पर कंडक्ट करवाया था। एंड ड्यू टू दिस टेस्ट ओनली द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG को फॉर्म किया गया था। इंडिया की जो एक टेंशन थी इंडिया और यूएस के बीच में वो बढ़कर यहाँ पर बाहर निकल कर आई। यूएस ने बहुत सारे सैंक्शंस इंडिया के ऊपर लगा दिए जिनको हम यहाँ पर अभी आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब दूसरा टाइम फ्रेम हुआ जब इंडिया ने बोला कि नहीं, ये जो हमने टेस्ट किया था दैट वाज फॉर द पीसफुल थिंग, ये सिर्फ हम अपनी एनर्जी डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे थे। बट अगेन व्हाट हैपेंड, यूनाइटेड स्टेट केम फॉरवर्ड और इसके बाद इन्होंने इंडिया के ऊपर बहुत सारे बैन्स लगा दिए गए और इंडिया को चेक किया जाने लगा। एक NSG ग्रुप का यहाँ पर फॉर्मेशन कर दिया गया सो दैट कि इंडिया जैसी बहुत सारी कंट्रीज़ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स के रूप में बाहर निकल कर नहीं आ पाए। मतलब यहाँ पर इनको रॉ मटेरियल ही प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो ये कैसे न्यूक्लियर बना लेंगे। बट इंडिया डिड एंड गॉट सक्सेस इन 1998। इंडिया के लिए जो
न्यूक्लियर के फादर बोले जा सकते हैं होमी जहांगीर बाबा, उन्होंने इसमें बहुत बड़ा रोल यहाँ पर प्ले किया था। 1998 में इंडिया ने कंडक्ट किए कम से कम 5 न्यूक्लियर टेस्ट और उसके सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि वो एक न्यूक्लियर स्टेट बन चुका है। हालांकि 1999 जब बहुत सारा टेंशन हमारे सराउंडिंग रीजन्स में आ गया, पाकिस्तान ने इसके बाद ही लगातार टेस्ट कंडक्ट करे लगभग 28 में और 30 में को, जिससे ये क्लियर हो गया दैट इंडिया वाज नॉट द ओनली कंट्री हु वाज डूइंग दैट। सेम गोज विथ चाइना, चाइना बाहर निकल कर आया है और एक आउटरीजियस चाइना का यहाँ पर स्टेटमेंट देखने के लिए मिल गया, बट इंडिया स्टूड और इंडिया ने बोल दिया कि नहीं, वी अडॉप्टेड द नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, जिसे हम NFU पॉलिसी भी बोलते हैं, जिसको यहाँ पर ड्राफ्ट किया गया दैट इंडिया वुड नेवर इनिशिएट न्यूक्लियर अटैक ऑन एनी कंट्री, बट if in any chances any country would come forward and they'll use the nuclear weapon, India will also not stop. Okay, चलिए आगे आर्टिकल में समझ लेते हैं। एक आपको बेस यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ बात करने वाले हैं। अब देखिए, जब हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, जब हम 1998 के टेस्ट की बात करते हैं, तो जो सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस इंडिया ने देखा दैट वाज अ लॉट ऑफ सैंक्शन और बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। इसके बाद वॉशिंगटन इम्पोज यहाँ पर लगा दिए गए, जिसके बाद ग्लेन अमेंडमेंट्स आए गए, पाकिस्तान ने बहुत सारे टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट करे, चाइना का एक आउटरीजियस मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला, बट USA ऑल्सो वॉज द फर्स्ट कंट्री जो इस बात से बाहर निकल कर आया कि ओके, इंडिया को हम एक एक्सेप्शनल कैटेगरी में यहाँ पर रख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल कि इंडिया जितनी बड़ी जो डेमोक्रेसी है वो उसको यहाँ पर छोड़ देना या उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा देना, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। अब इसी की वजह से आप देखेंगे तो बहुत सारे जो डिसबिलीफ थे या जो मिसकंसेप्शंस क्रिएट हो रखे थे वो ख़त्म हो गए। देखिए, यूजुअली जब हम पोखरण टेस्ट की बात करते हैं तो हम एक सर्टेन प्राइम मिनिस्टर को याद करते हैं कि ओके, दैट वाज द ओनली प्राइम मिनिस्टर जिनका ये इनिशिएशन था। दिस व्हाट अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट सेइंग दिस, इट इज़ इन आवर आर्टिकल, दैट इज़ व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट। देखिए, जब हम इंडिया के एक पूरे फेज़ की बात करते हैं, न्यूक्लियर पावर बनने की बात करते हैं, तो दैट वाज नॉट ओनली वन गवर्नमेंट हियर, देयर आर मल्टीपल प्राइम मिनिस्टर हु प्लेड वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट रोल। अगर हम बात करें 1974 की, इंडिया ने एक कार्व आउट कर दिया, एक बांग्लादेश यहाँ पर खड़ा कर दिया। ढाका की जो जीत थी इंडिया के लिए, वो अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जीत थी। क्यों? क्योंकि इंडिया ने ये शो कर दिया था कि येस, वर्ल्ड में इंडिया की अपनी खुद की एक पहचान है। उसी टाइम पीरियड में आपको पता है ऑपरेशन बुद्धा कंडक्ट करवाया गया बाय दी इंदिरा गांधी। लेकिन अगर हम इंदिरा गांधी के पहले भी चले जाएं, जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें, तो इवन जवाहरलाल नेहरू हुज कमिटमेंट वाज बेसिकली फॉर डिसआर्मामेंट, आपको पता है डिसआर्मामेंट के लिए ज़्यादा जाने जाते थे, पीस की बातें ज़्यादा करते थे। उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात पर दैट दिया था कि अगर हम अपनी पोटेंशियल सिक्योरिटी की बात करते हैं, इंडिया को उसके लिए एक न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाना ज़रूरी है। ही ऑल्सो आर्ग्यूड दैट बाय नॉट हैविंग डेवलप्ड स्टीम पावर एंड हैविंग दस मिस्ड आउट ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडिया बिकम्स अ स्लेव कंट्री। इंडिया कभी डेवलप नहीं बन पाएगा अगर हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, ओके इसके बाद अगर हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री का पीरियड आया, जिन्होंने प्री परमिश कर दिया कि न्यूक्लियर जो टेस्ट हैं अगर हमें इसे करना है तो हम इसे कर सकते हैं। और 1964 का वो पीरियड है जब होमी जहांगीर भाभा, जिनको फादर ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बोला जाता है, उन्होंने रिसीव किया एक ग्रीन सिग्नल बाय देन प्राइम मिनिस्टर कि वो एक स्मॉल ग्रुप यहाँ पर सेट कर पाएँ। और उसी के साथ आप देखेंगे एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर टेस्ट की सीरीज़ यहाँ पर शुरू हो गई। इसके बाद का नेक्स्ट फ्रेम हमें पता है 1974, दी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, जिन्होंने पीसफुल एक्सप्लोजन यहाँ पर कंडक्ट करवाया। और उसी के बाद आप देखेंगे इसके एक जो बहुत बड़े आर्किटेक्ट निकले, राजा रमन्ना, जिनके नाम पर RR कैट भी यहाँ पर डेवलप किया गया है। उन्होंने रिवील करा that this was a weapon that was there was a weapon that was tested। और इसी के बाद इंदिरा गांधी के बाद जैसे ही राजीव गांधी
सरकार यहाँ पर आएगी। उन्होंने भी एक गो अहेड दे दिया एटॉमिक एनर्जी कमीशन को एंड द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वो यहाँ पर इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए काम करें। तो हम बोल सकते हैं कि 1990 तक का एक वो पीरियड बन चुका था जब इंडिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम में पूरी तरीके से तैयार हो चुका था और सक्षम हो चुका था। आफ्टर व्हाट 1998 का वो पीरियड आया जब यहाँ पर हिस्टोरिक शक्ति टेस्ट कंडक्ट करवाया गया बाय दी वाजपेयी गवर्नमेंट और इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा इंडिया की एक प्लेस यहाँ पर क्रिएट हो गई। तो ये पहली जो मिथ है जो हमारे अंदर रहती है कि देयर वाज ओनली वन पर्टिकुलर गवर्नमेंट और वन पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर हु ओनली सपोर्टेड दिस प्रोग्राम। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको हिस्ट्री क्लियर होनी चाहिए। देयर वर एवरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टुक ग्रेट पार्टिसिपेशन इन इट, क्योंकि सभी को पता था अगर इंडिया को अपने आप को डेवलप करना है तो उसको अपनी इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल एज डिसआर्मामेंट की पॉलिसी को फॉलो करते हुए स्टीम और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियर को डेवलप करना ज़रूरी है। दूसरा जो सबसे बड़ा मिथ था वो कि इंडिया पर जब भाई बहुत सारे सैंक्शन लग गए तो इंडिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, इतने सारे सैंक्शंस इंडिया झेल नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हटी। यूएस केम फॉरवर्ड और उन्होंने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट यहाँ पर 2005 में साइन किया। थर्ड, एक जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था कि इंडिया या साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि वो न्यूक्लियर वेपन को मैनेज कर पाएंगी या नहीं। दिस वाज अगेन दी वेस्टर्न आइडियोलॉजी जो बार बार पुट की जाती है इंडिया या वेस्टर्न साउथ एशियन कंट्रीज़ के ऊपर कि नहीं, इन पर इस तरीके का एक डाउट रहता है कि वी कैन नॉट मैनेज न्यूक्लियर वेपन। And the logic of this deterrence that had prevented a major war between the Soviet Union and the US itself. And because of that कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये लगता था कि नहीं, जो सब कॉन्टिनेंट या साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं इनके पास न्यूक्लियर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और उसी का रिजल्ट था कि एक नया कॉन्सेप्ट हमें देखने मिला विच इज़ C41, जिसे कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स एंड इंटेलिजेंस बोला गया। इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर लेकर आया गया सो दैट जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स को मैनेज कर रही हैं वो इसके डिटरेंस और एसिलेशन लेडर की यहाँ पर बात करें और इंश्योर करें एक फ्लेक्सिबिलिटी रिस्पॉन्स की। हालांकि इंडिया हैज़ फार मोर सोफिस्टिकेटेड मेजर्स इन प्लेस दैन द यूएस एंड द सोवियत यूनियन। और ये पिछले 25 सालों में अगर हम देखें तो इंडिया अपनी पॉलिसी पर बहुत स्टिक रहा है। चाहे आप यूक्रेन की वॉर की बात कर लीजिए जिसने एक बहुत बड़ा डाउट सबको ला दिया था कि येस रशिया विल यूज़ न्यूक्लियर, और वेस्टर्न कंट्रीज़ को एक मौका मिल जाएगा साउथ एशियन नेशंस पर ये बोलने के लिए कि नहीं, यू कैन नॉट मैनेज न्यूक्लियर वेपन, तो वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं फेल होता हुआ हमें नज़र आया। तो ये था इस आर्टिकल के बारे में। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। लगातार न्यूज़ में हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, गो फर्स्ट एयरलाइन के बारे में। देखिए, जब इंडिया के एविएशन सेक्टर के बारे में बात की जाती है तो हम देख रहे हैं ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रबल्स इसमें क्रिएट हो रहे हैं और बहुत सारी ऐसी एयरवेज़ हैं जो लगातार यहाँ पर ख़त्म होती जा रही हैं इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सीज़ की वजह से। देखिए, रिसेंटली डायरेक्टर जनरल ऑफ एविएशन, जिसे हम DGCA भी बोलते हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया एयरलाइन पे कि भाई आप ये जो लगातार अपने टिकट्स को इतनी इमीडिएटली सेल आउट कर रहे हैं इन्हें रोक दीजिए, और एक शो कॉज नोटिस यहाँ पर जारी कर दिया। अब आज की डेट में अगर हम बात करें तो देखिए, एक लो कॉस्ट कैरियर गो फर्स्ट की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने इंसॉल्वेंसी यहाँ पर फाइल कर दिया है। दैट मीन्स दे आर इन दैट कंडीशन जहाँ इनके पास अब आगे कमर्शियल फ़्लाइट्स उड़ाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। एंड टू कंटिन्यू विद दैट इनको DGCA ने एक शोकाज नोटिस यहाँ पर जारी किया है जिसका आंसर इन्हें विद इन 15 डेज़ करना पड़ेगा, तभी जो इनका जो लाइसेंस है फॉर द कमर्शियल फ़्लाइट्स वो यहाँ पर वापस दिया जाएगा। अब अगर देखिए हम इंडिया के सेक्टर की बात करें तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इंडिया के पास लगभग 140 मिलियन पैसेंजर्स हैं जो कि 2024 में जो एस्टीमेट लगाया जा रहा है वो यहाँ पर फ्लाई करेंगे। सो देयर आर करेंटली ओनली 148 एयरपोर्ट्स। अगर हम इंडिया की एक एविएशन सेक्टर की कंडीशन समझने की यहाँ पर कोशिश करें, सिर्फ 148 एयरपोर्ट है कंट्री में, और एक तरीके से आप देखिए थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक मार्केट है वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ सीट कैपेसिटी। अब अगर हम 2023 की बात करें,
Indigo remained the domestic market leader with 56.8% of the market share. But what about the other flights? ये सारी की सारी अगर आप देखें तो आप इसको फॉलो कर पाएंगे। आपको देखने मिलेगा विस्टारा जो कि 8.9% यहाँ पर मार्केट कैप्चर कर रखा है, एयर इंडिया 8.8%, एयर एशिया 7.6% एंड फॉलोड बाय द अदर स्पाइस जेट 6.4% एंड सो ऑन। नाउ डिस्पाइट दिस फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन सेक्टर, आप देखेंगे एयरलाइन की अगर हम बात करें तो कंट्री में इन एयरलाइन कंपनीज़ को सरवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों? आप देखिए कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिटिव और अनफॉरगिवनेस एविएशन इंडस्ट्री हमारी रही है। इंडिया का अगर आप देखेंगे तो कोविड-19 के बाद एयरलाइन ने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया, जिसकी वजह से मैक्सिमम जो आपकी फ़्लाइट्स एयरलाइंस थी उनको घाटे यहाँ पर देखने पड़े और लगभग आप देखेंगे 4600 करोड़ रुपए का घाटा एविएशन सेक्टर को यहाँ पर देखने मिला था। अब एक यूजुअली बात आ जाती है कि अगर आप एविएशन पॉलिसी की बात करें तो इंडिया में इसको मैनेज कौन करता है? देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन अंडर द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 एंड द एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 इसको यहाँ पर रूल करता है। और इस सबको देखने के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी हमारे पास है जिसका नाम है DGCA। ओके, अब यूजुअली अगर हम बात करें तो एयरलाइंस को यहाँ पर क्या कॉस्ट बेयर करने पड़ते हैं? देखिए लो कॉस्ट कैरियर्स देन एंटर्ड द मार्केट अराउंड 2003 इफ यू विल नोटिस वन थिंग हियर। However, while no frills brand faced intense competition to face price low, the government levied high taxes on the aviation turbine field, जिसकी वजह से देखिए हाई टैक्सेस की वजह से यहाँ पर जो सिंगल बिगेस्ट एक्सपेंस है जो कैरी करने का वो लगभग 40 to 50% यहाँ पर इंक्रीज हो गया। रिजल्टेड इन टू वॉट, बहुत सारी जो एयरलाइंस थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान झेलने लगी। फ्रॉम 2004 to 2016 एक न्यू एयरलाइन इन दी कंट्री हैड टू बी ऑपरेशन फॉर एटलीस्ट 5 years and have a fleet at least 20 aircraft to able to fly internationally. This changed with the National Civil Aviation Policy in 2016, which removed the 5-year domestic experience rule but kept in place that 20 aircraft fields are required. They mandate that domestic airlines to have at least 20 aircraft or at least 20% of its entire fleet size, whichever is higher for the domestic operation. But most of the Indian airlines do not own entire fleet at their financial. They do not allow them to shell out huge time payment to buy planes but lease them from companies based out of Indian instead. About 80% of India's total commercial fleet is leased, and then airlines have to pay annual lease rent about 10,000 crore rupees to the leasers, then making up nearly 15% of the revenues of the Indian airlines. So this is the condition of the Indian airlines because of which they are continuously fighting and surviving. Now the questions come, what will happen अगर इस तरीके की कंडीशन आ जाती है? तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं वो भी अपनी जॉब से हाथ धो बैठेंगे। जी हाँ, अगर हम जेट एयरवेज़ की बात करें तो अभी भी इस तरीके की इशू चल रहे हैं, लोगों को उनकी सैलरीज़ नहीं मिल पाए हैं, पेमेंट नहीं मिल पाए हैं, जो यहाँ पर क्लियर करना ज़रूरी है। अब चलिए इस राइटअप के अलावा एक चीज़ हम समझ लेते हैं विच इज़ द नेशनल एविएशन पॉलिसी 2016। देखिए अगर हम इसके मिशन की बात करें, विज़न की बात करें तो इसका विज़न है एक इकोसिस्टम क्रिएट करना टू मेक फ्लाइंग अफोर्डेबल फॉर द मासेस एंड टू इनेबल 30 करोड़ डोमेस्टिक टिकटिंग बाय 2022 and 50 crores by 2027, and international ticketing to increase to 20 crores by 2027, and cargo volume should increase to 10 million ton by 2027. इनके अगर हम मिशन की बात करें तो एक सेफ, सिक्योर, अफोर्डेबल, सस्टेनेबल एयर ट्रैवल यहाँ पर प्रोवाइड करवाना पैसेंजर को, एयर ट्रांसपोर्टेशन, कार्गो एक्सेस यहाँ पर करवाना इंडिया और वर्ल्ड के अलग अलग भागों में। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो देखिए सेफ, सिक्योर एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट करवाना,
हाई टेक्नोलॉजी और इफेक्टिव मॉनिटरिंग यहाँ पर प्रोवाइड करवाना, रीजनल कनेक्टिविटी को यहाँ पर प्रोवाइड करवाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को यहाँ पर ईजी कर देना, ई गवर्नेंस यहाँ पर लाना, इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम यहाँ पर लाना जिसकी वजह से जो सिविल एविएशन सेक्टर है उसकी ग्रोथ देखने मिल सके, टूरिज़्म को इम्प्रूव प्रमोट करना, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना और एक बैलेंस रीजनल ग्रोथ को यहाँ पर लेकर चलने की बात हमारी एविएशन पॉलिसी कर रही है। सो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये ही आज के आर्टिकल की इम्पॉर्टेंट बातें थी जो आपको पता होना ज़रूरी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं एडिशनली, सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो एंड रीड आउट अबाउट द DGCA विच इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.